हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.3 के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज हम लोग लास्ट एक्सरसाइज 7.3 को खत्म करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस में, यूपी एनसीईआरटी की मैथ की बुक इस समय हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं, उसी का सिलेबस जो है सॉल्व हो रहा है। तो इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आज के सेशन में हम लोग खत्म करेंगे। तो पूरा सेशन लगातार हमारे साथ बने रहें और ये जाने कि हम लोग कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज दोस्तों जो सेशन रहेगा वो एक बेहद ही आसान टॉपिक के ऊपर है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बेहद ही आसान टॉपिक है, जो कि आप लोगों को अगर ठीक से समझाया गया है तो आप लोग समझ लीजिए कि क्वेश्चंस ना एक पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं इसके एक्सरसाइज के अंदर, तो वो आपको आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर एक पैटर्न आपने सीखा है तो समझ लीजिए उसके ऊपर 10 क्वेश्चन बना के दिए गए हैं, जो कि आप लोग बहुत आराम से सीख सकते हैं। राइट, आप लोगों को कल मैंने सिखाया था विभाजन सूत्र और बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने उसके ऊपर 10 क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए थे। विभाजन सूत्र के ऊपर तरह तरह के क्वेश्चन बना के इन्होंने दिए थे, हम लोगों ने उसके ऊपर सीखा था कि हम लोगों को कैसे करना चाहिए। अगर आपने अभी तक उस सेशन को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस सेशन को देख लें ताकि आपको आज का सेशन भी पूरी तरह से समझ में आए। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो हम लोगों ने कल कवर किया था, तो आप सबसे ऊपर कोने पर राइट साइड पे आप देखोगे आई बटन दिया हुआ है, वहां पर आप जाएंगे 5 वीडियो दिखेंगे, उसमें से कोई एक वीडियो आपको कल के सेशन का भी मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो ये तो हुई जानकारी जो कि आप लोगों को करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि सेशन की शुरुआत करेंगे, और सेशन की शुरुआत करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें दोस्तों, और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले जितने भी सिलेबस का सॉल्यूशन है वो आपको लगातार मिलता रहे। कंटिन्यूअसली आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें नोटिफिकेशन आने के लिए। चलिए, तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से, और पहले क्वेश्चन से भी पहले हम लोग शुरुआत करेंगे थ्योरी से। थ्योरी में आप लोगों को आज मैं ये सिखाऊंगा कि आज आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति का यूज करते हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, हालांकि आप लोग कई जानते हैं कि त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के त्रिभुज जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से क्षेत्रफल निकालते हैं। हमारे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज जो होता था, जिसको आप लोग क्या बोलते थे, इक्विलेटरल स्केलन एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल नाम से जानते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। तो उसको आप लोग अलग अलग तरीके से निकालते हैं। जब भी आपके पास आधार और ऊंचाई आ जाती थी त्रिभुज की, तो आप लोग लगाते थे 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। एक तो ये बेसिक तरीका होता था, राइट। और अलग अलग त्रिभुजों के लिए अलग अलग फॉर्मूले लगाए जाते थे। जब वो बात बताने की जरूरत आएगी तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट करेंगे। फिलहाल आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है निर्देशांक ज्यामिति को ज्ञात करते हुए या यूज करते हुए आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। चलिए, तो आप देखिए जरा, आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास एक त्रिभुज जब होता है, तो अगर एक त्रिभुज होता है तो उसके 3 आपके पास शीर्ष होते हैं, चाहे ये 3 शीर्ष में से कोई आप शीर्ष मानिए, ए बी सी, ये 3 तरह के शीर्ष होते हैं दोस्तों। और तीनों शीर्ष जो है बिंदु हैं। और हमने आपसे क्या कह रखा है कि अगर आप 2D डायमेंशन में किसी बिंदु को स्टडी करते हैं तो उसमें एक भुज होती है और एक कोटि जरूर होती है। एक एक्स और एक वाई होता है, एक एक्स किस्सा होता है और दूसरा ऑर्डिनेट होता है। ये बातें हमने आपको कई बार समझाई हैं पूरे के पूरे निर्देशांक ज्यामिति में, ये कई बार बातें हो चुकी हैं। अगर आपने पूरा लेसन मेरे से पढ़ा है, मेरे सारे सेशन देखे हैं निर्देशांक ज्यामिति के, तो आपने इन सब टॉपिक्स को बहुत ध्यान से समझा होगा। मैंने यही सब चीजें हर बार बताई हैं। उसके बाद में दोस्तों सभी एक्स वाई एक जैसा तो नहीं हो सकते, या पहचान कैसे करोगे कि एक कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो इसलिए पहचान करने के लिए इसको 1 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 2 नाम दे देते हैं, उसको 3 3 नाम दे देते हैं। x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये आपके निर्देशांक हो गए जो कि हमारे त्रिभुज को दर्शाते हैं, राइट। हमें निकालना है इन निर्देशांकों का यूज करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर आप निकालने जाएंगे तो बहुत ही बेसिक रूल बता रहे हैं, 23 31 12। सिंपल वर्ड में मैंने 3 नंबर लिए हैं, 23 लिया है, 31 लिया है और 12 लिया है। कहने का क्या मतलब है गुरुजी, जरा इसको समझाइए। आप देखिए जरा 1 2 3 लिखा हुआ है, यहां से पहले आपने बनाया 23, ये पहले नंबर पे आपने बनाया, फिर उसके बाद बनाया 31, मतलब ये दूसरे नंबर का स्टेप था, और फिर उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे बनाया था 12, ये तीसरे नंबर का स्टेप था। आप समझ रहे हैं, 1 2 3 लिखा हुआ था तो हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 से 3 में गए, 3 से फिर 1 में आ गए, 1 से फिर 2 में चले गए। ये आपका 23 31 12 बना कर देता है। इसका यूज कैसे करेंगे जरा साथियों, जरा इसको समझें आप।
यहां पर क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 23, 31, 12 पर निर्भर करता है। सबसे पहले 1/2 गुणे लंब गुणे आधार लगाया जाता था। 1/2 गुणे लंब गुणे आधार लगाया जाता था। तो यहां 1/2 तो दिखेगा, लेकिन गुणे लंब गुणे आधार नहीं दिखेगा, उसकी जगह 23, 31, 12 दिखेगा। 23, 31, 12 का मतलब क्या है सर? कई बार आपने बोल दिया है लेकिन अभी तक बताया नहीं। आइए बताते हैं। देखिए मैं इस क्वेश्चन को ना यहां पर तो बहुत छोटा हो जाएगा, मैं यहां पर क्या करता हूं, नीचे समझा देता हूं आपको। ये इक्वल टू वाली जो जगह है वो मैंने यहां से स्टार्ट कर दी। 1/2 लेना है आपको, उसके बाद में 23 लिखना है। तो ब्रैकेट लगाकर y2 माइनस y3, ये जितना भी आप नंबर लिखोगे ना 23 का मतलब है 2 में से 3 माइनस कर देना। y का जो कंपोनेंट आएगा y2 में से y3 माइनस कर देना। y2 ये रहा, y3 ये रहा। ओके, फिर आप लगाएंगे प्लस। ठीक है, प्लस लगाने के बाद में अभी देखिए प्लस लगाया भी तो है, किस तरीके से लगाया है, इसके जस्ट बगल में बीच में थोड़ी जगह छोड़ी, अभी वहां कुछ लिखेंगे, आप जरा समझिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 31 लिखेंगे, y3 माइनस y1 लिखेंगे, और फिर हम लोग प्लस लगाएंगे और आगे लिखेंगे 12, y1 माइनस y2। राइट, इतनी बात खत्म हो गई दोस्तों। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी ये अधूरा है, अभी आपने सब y की बात की है, सिर्फ y की बात की है, x की बात कहीं नहीं की है। तो आप x की बात करेंगे इन ब्रैकेट से बाहर, x1, x2, x3, 23, 31, 12। ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। उम्मीद करता हूं पैटर्न किस तरह से मैंने इसको बना के रखा है ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ये यहां पर बनाने का एक तरीका था, याद रखने का भी यही तरीका है। आप रट्टा नहीं मारेंगे x1 y3 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये इस तरह से रट्टा नहीं मारना। आपको क्या याद रखना है, 3 ब्रैकेट बनेंगे, 3 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2, बाहर x1 x2 x3 रख के प्लस कर देना है सबको, बस बात खत्म। ये फॉर्मूला बनाने का तरीका था, इसी का यूज करेंगे पूरे सेशन के अंदर। कभी कभी आपको मध्य बिंदु की जरूरत पड़ेगी, कभी कभी मध्य बिंदु की जरूरत पड़ेगी। इस मध्य बिंदु के बारे में मैंने आपसे पिछले सेशन में भी कई बार बात की है। अगर आपको किसी भुजा का मध्य बिंदु निकालना पड़ जाए, डी निकालना पड़ जाए, ठीक है, या फिर मैं यहां पे समझा दूं, जैसे आपके पास मान लीजिए एक ए है और एक बी है, इसका मध्य बिंदु ये निकालना पड़ गया, सी निकालना पड़ गया। आप कहेंगे सर इसके पास अगर x1 y1 है, इसके पास x2 और y2 है, ये एग्जाम्पल है टाइप से। अगर कोई रेखा है उसके बीच में मध्य बिंदु है, मध्य का मतलब बीचों बीच में है, AC बराबर CB आएगा। ठीक है, तो आपको ये जो x और y आपका ये है ना मध्य बिंदु है, इसको कैसे निकाला जाए? तो x निकालने के लिए आपको चाहिए होगा x1 में x2 ऐड कर दें, डिवाइड बाय 2 कर दें, x1 में x2 ऐड कर दें, डिवाइड बाय 2 कर दें। y निकालने के लिए जो C का ये मध्य बिंदु y वाला है, इसको निकालने के लिए y1 में y2 ऐड कर दें दोस्तों, और आप 2 कर दें डिवाइड में, ये आपका मध्य बिंदु का फॉर्मूला बन जाएगा। ये 2 बातें मैंने आपको समझाई हैं। ये वाली जो बात थी ये मैंने पिछले सेशन में भी बताई थी। मध्य बिंदु का फॉर्मूला जरूर याद करिएगा। कभी भी रेखा का मध्य बिंदु निकालना हो तो ऐसे ही आप लगा सकते हैं। उम्मीद है कि थ्योरी पूरी समझ में आ गई कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांकों का यूज करते हुए बता दिया कि कैसे निकालेंगे। बाय प्रैक्टिकल अप्लाई कैसे करते हैं, अब आइए बताते हैं प्रैक्टिस सेट 7.3 में। प्रैक्टिस सेट 7.3 का पहला क्वेश्चन उठाएंगे दोस्तों। आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ई बुक लेना चाहते हैं अगर, तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है इस चैनल के ऊपर। तो आप वहां पर जाकर डायरेक्ट टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहां पर जाकर आप हमारी बुक जो है सर्च करके यूपी मैथ एनसीईआरटी 10th क्लास सर्च करके आप वहां से ढूंढ सकते हैं कि बुक आपको कहां मिलेगी। ठीक है, उसी चैनल पर ही पड़ी हुई है। हालांकि कई मैसेज किए जा चुके हैं तो वो कहीं ऊपर चली गई होगी, तो आप स्क्रॉल करके या तो ढूंढ लीजिए या तो सर्च करके ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने ये बोला है, आपकी बुक का है कि उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्नलिखित हैं। अब पहला क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन भी आता है और निम्नलिखित शीर्ष जो दिए गए हैं वो दिया गया है 2,3 और साथ ही साथ -1, 4, 1, 0 और दूसरा दिया गया है 2, -4। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये है आपके शीर्ष। यहां पर अगर मैं त्रिभुज का निरूपण करूं, यहां पे त्रिभुज पर इसका निरूपण करूं तो आप कुछ इस तरह से इसको बोल सकते हैं
बी सी, ए दे दिया गया 2,3, बी दे दिया गया -1,0 और सी दे दिया गया है 2,-4। आप अगर आगे पीछे भी कर देते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है, आप इसको बस लगाइएगा और आपका आंसर आएगा। ठीक है, आइए बताते हैं। तो इन्होंने हमसे ये कहा कि ABC आपको दिया गया है, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं x1 y1 की बात करूं तो एक एक करके लिख लें। देखिए x1 और y1 की बात करें अगर हम लोग, तो x1 y1 को आप लिख सकते हो 2 और 3, ये 2 और 3। x2 y2 अगर आप लिखना चाहें तो x2 y2 आपको मिल जाएगा -1 और 0। और फिर उसी तरह से x3 और y3 अगर आप लिखना चाहें तो दोस्तों 2 और -4 आपको मिल जाएगा। ये हमारे पास में कुछ निर्देशांक दिए गए हैं, राइट। अप्लाई कैसे करना है? चूंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, मैं पहला क्वेश्चन बताता हूं, हमेशा डिटेल में बताता हूं, इसके आगे वाले जो क्वेश्चन होते हैं फिर लिखता कम हूं बताता ज्यादा हूं, तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन जैसे डिटेल में बताया जा रहा बिल्कुल ऐसे ही करना है, हर बार ऐसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखाना है। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, वो हमारे पास में दोस्तों आप जानते ही ओ 1/2। पैटर्न बताया था ना लिखने का, फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है। पैटर्न क्या बताया था आपको? बताया था पहले x1 लिख लेना, फिर 23 लिखना, फिर उसमें x2 जोड़कर अगला वाला ब्रैकेट लिखोगे 31 का, राइट। फिर उसके बाद में x3 जोड़कर फिर ब्रैकेट लगाकर 12 वाला करना था, 12। ये लीजिए, खत्म हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने आपके सामने लिख दिया, बस लगाओ, अप्लाई करो, सॉल्यूशन करो, आंसर लेकर आओ। ये देखो, x1 2 रखा, y3 -4 रखा, -y1 3 रखेंगे, प्लस x2 -1 रखेंगे। यहां पे देखो ये प्लस का है इसलिए ब्रैकेट लगा के -1 रखा, y3 -4 रखेंगे, y1 हमारे पास में हो जाएगा 3, प्लस x3 रखेंगे 2 और y1 रखेंगे 3 और माइनस का y2 रख देंगे 0। बहुत से बच्चों को रखने में भी समस्या आई हो शायद, तो आप जरा इसको एक बार फिर से रिमाइंड करके देख सकते हैं कि हमने कैसे किया। सब वैल्यू ऊपर दी गई है, बस रखा है हमने। ठीक है, रखने के लिए जब भी प्लस माइनस एक साथ आए तो ब्रैकेट यूज कर सकते हैं बीच में। अच्छा, यहां हो गया 1/2। देखिए यहां पे जब ब्रैकेट सॉल्व किया आपने तो माइनस माइनस हो गया प्लस। हमेशा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद में सॉरी डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे इसको हमने सॉल्व किया तो 2 और माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 और 3 7 होता है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 7 ब्रैकेट के अंदर। ये हो गया प्लस माइनस माइनस का 1 और यहां आ जाएगा माइनस का 7। कुछ गड़बड़ हो रही क्या? y3 माइनस y1, हाँ गड़बड़ हो गई है। 23 यहां आता था ना, 23 यहां आता था, इसीलिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए। 31 12, हाँ यहां पर आएगा y2 का मतलब है 0, y2 का मतलब है 0 और y3 का मतलब है माइनस का 4। और यहां तो ऑलरेडी माइनस लगा था, तो जैसे ही माइनस रखोगे हो जाएगा प्लस, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 4 + 0 कितना आ गया 4 आ गया। अच्छा दोस्तों, ये आ गया माइनस का 7 और माइनस का 7 उसके बाद में प्लस का 2, यहां पर आ जाएगा गुणे में 3, क्योंकि 3 में से 0 गया तो हमारा 3 ही बचेगा। ठीक, अब देखिएगा क्या करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। 1/2, एक ये हो गया 2 चौको 8, यहां मल्टीप्लाई कर दे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, माइनस माइनस प्लस तो हो गया 1 7 7, 2 3 6। अब बताइए 1/2, 8 7 15 और 6 कितना होता है 21 होता है, तो ये हमने कर दिया 21 और आप डिवाइड कर देंगे तो 10.5 आ जाएगा। ये हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ गया दोस्तों। यहां पर आप लोग इस तरह से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 10.5 इसका एरिया आएगा 10.5। अच्छा, यहां पर सेंटीमीटर मीटर की बात नहीं की गई है, तो आप इसको इकाई लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10.5 यूनिट का आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है, कोई ये तो नहीं बताया कि सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, ये बात तो नहीं बताई है, इसलिए हम लोग सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं यूज करेंगे, बस ऐसे ही डायरेक्ट इकाई आंसर बताएंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से देखिएगा दोस्तों, फिर से बताने जा रहे हैं। यहां पर हमारा दूसरा पार्ट चलेगा। ठीक, इसको रफ करेंगे और समझाएंगे क्या करना है। ये क्वेश्चन हमारा बदल गया, क्या दे दिया है इन्होंने? -5 -1। दूसरा बिंदु दिया है 3, -5। तीसरा बिंदु ये दिया है 5, 2। अच्छा, इसी तरह से इनके निर्देशांक बदल जाएंगे। पहला वाला निर्देशांक आ जाएगा -5 -1, बी वाला जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 और -5, और ये हमारा पास आ जाएगा 5, 2।
5,2 आ जाएगा। उसके बाद में इन सब के मान बदल जाएंगे। आप चाहें तो लिखें, चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। मैं डायरेक्ट ही लगाता अगर इसको मिटाना पड़ता। तो देखिए फिलहाल x1 हमारे पास में हो जाएगा -5, y1 हो गया -1, दोनों माइनस में है, बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद में ये आ जाएगा 3 और यहां आ गया -5, ऊपर आ गया 5 और ये आ गया 2। बस वैल्यू रखो और सॉल्व कर दो, हमारा आंसर बनकर तैयार हो जाएगा, राइट। तो फॉर्मूला मिटाने की जरूरत नहीं थी, कैलकुलेटेड क्वेश्चन मिटाया है हमने और कुछ नहीं, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं क्या करना है। देखिए दोस्तों बहुत ध्यान से रखिएगा वैल्यू। मैंने कहा 1/2, यहां x1 की जगह पे रखेंगे -5, ब्रैकेट y2 की जगह पे रख देंगे -5 और y3 की जगह पे हम लोग रखेंगे 2, ठीक, प्लस x2 की जगह पे रख दिया 3, y3 की जगह पे रख देंगे 2, माइनस y1 की जगह पे रखेंगे -1। देखिए ये माइनस फॉर्मूले में से था और ये माइनस यहां से आया, जैसे ही -1 रखोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ओके। फिर उसके बाद x3 कितना आ गया, x3 हमारे पास में आ गया 5 और y1 हमारे पास में आ जाएगा -1, y2 आ गया हमारे पास में +5। बच्चे देख रहे होंगे -5 लगा हुआ है, बट हमारे पास फॉर्मूले में भी एक माइनस था, तो यहां का माइनस वहां का माइनस मिलकर माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद देखिएगा ये हो गया 1/2, -5 यहां पर आ जाएगा -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जो बड़ा है उसका साइन लग जाएगा, 5 बड़ा था 5 का साइन लग जाएगा, तो माइनस का साइन लगाएंगे और कर देंगे 7। यहां पर आ जाएगा 3 और 3 यहां पर है, 3 अंदर है, तो 3 3 9, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई। फिर यहां पे देखेंगे प्लस माइनस है, तो जो बड़ा होता है उसका साइन लिया जाता है, लेकिन यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 1 चला जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 और गुणे 4, ये ब्रैकेट का 4 जो हमने बाहर रख दिया। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, आप कहेंगे सर 1/2 माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा प्लस का, 5 सते हो जाएगा 35, 9 5 चौको 20, ठीक है। उसके बाद देखिए 35 में जैसे ही आपने 9 जोड़ा हो गया 44, 44 में जैसे ही 20 जोड़ेंगे 54 एंड 64, मतलब 1/2 और 64, और जैसे ही काटेंगे 32 दूना 64 होता है, 32 × 2 64 बनाता है। ये मेरा इतना यूनिट इकाई आ गया, मतलब 32 यूनिट आंसर आ गया है। उम्मीद है दोस्तों कि दूसरा क्वेश्चन भी आपको पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया है। आगे देखेंगे और बताएंगे हमारे पास में क्या क्या बातें बोली गई हैं। आप जरा क्वेश्चन को समझिएगा। मैंने कहीं एक जो है हमारे पास में, शायद मैं पहली एक्सरसाइज ही लगवा रहा था, तो इसी एक्सरसाइज की 7.1 लगवा रहा था जब मैं इसी लेसन की, तो वहां पर एक शब्द आया था संरेखी का। संरेखी को करने के लिए मैंने दूरी वाला फॉर्मूला लगाते हुए आपको समझाया था वहां पर, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि आप लोगों को संरेखी निकालने के लिए 23, 31, 12 का यूज किया जा सकता है। तो संरेखी आज 23, 31, 12 के जरिए निकालेंगे, दूरी के जरिए नहीं निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन में इन्होंने यही बोला है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। इन्होंने कहा संरेखी हो मतलब संरेखी है ये, और आपको के का मान बताना है। दोस्तों 23, 31, 12 का जो नियम होता है जिसके जरिए हम लोग क्या लगाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं, बट एक तरह से संरेखी भी लगाते हैं। संरेखी कैसे लगाया जाता है, जब भी आपको कोई 3 बिंदु दिए जाएं, दोस्तों समझिएगा बात को। मैंने हम पहले तो क्वेश्चन बता दें आपको क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि 7, -2 और 5, 1, 3, 5, 3 के 5, 1, 3 के, ये आपको दिए गए हैं। इसमें के का मान निकालना है और तब निकालना है जब ये बिंदु संरेखी हो। अब संरेखी हो का मतलब संरेखी है, और संरेखी है तो तब के का मान बताओ। अब के का मान संरेखी कब आएगा, देखिए 3 बिंदु संरेखी कब होते हैं 23, 31, 12 में, जब 23, 31, 12 का आंसर 0 के बराबर आ जाए तो वो संरेखी बिंदु होते हैं। मेरी लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब 23, 31, 12 लगाने पर आंसर 0 बन जाए, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन करने के बाद में 0 आ जाए तो समझ जाना वो वैल्यू संरेखी है, वो बिंदु संरेखी है। अब अच्छा, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर संरेखी है क्या चीज। बेटा संरेखी का मतलब है कि एक ही रेखा पर स्थित, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, इसका मतलब है संरेखी होना। ठीक है, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर, A
बी सी। मान लेते हैं ए जो है 7 कॉमा -2 है, बी जो है 5 कॉमा 1 है और सी जो है 3 कॉमा के है। इसका मतलब है अगर ये संरेखी होंगे तो 23, 31, 12 का जो आंसर आएगा वो 0 आना चाहिए। क्लियर इतनी बात? आइए बताते हैं कैसे। 23, 31, 12 में तो सर 1/2 भी आता था, यहां पर वो त्रिभुज के फॉर्मूले में आता था, बट यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ लगाएंगे चूंकि यदि बिंदु संरेखी है तो दोस्तों हम लोग यहां पे ये कह सकते हैं कि जो 23 कैसे लगाते थे, y2 माइनस y3 प्लस x2 31 और फिर 12, 23, 31, 12 का आंसर 0 आना चाहिए, मतलब बराबर में 0 आना चाहिए। ये इक्वेशन आप याद रखेंगे। अगर बिंदु संरेखी है तो 23, 31, 12 का आंसर 0 के बराबर आना चाहिए। अब यहां से k का मान निकालिए। देखिएगा दोस्तों, x1 y1 मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको यही बताता हूं। x1 y1, x2 y2, x3 y3। क्वेश्चन जब स्पीड में करना हो तो ऐसे ही दिमाग को अपने बिना लिखे हुए माइंड से काम करें। और सबसे पहले रखें x1 है 7, उसके बाद में 23 रखना है। y2 हमारा यहां मिलेगा x2 y2 मिलेगा ना, y2 ये हो गया और ये हो गया k। उसके बाद में x2 हमारा 5 आ जाएगा, y3 हमारे पास k आएगा और y1 हमारे पास में -2 आएगा, तो -2 रखा, +2 बन गया। x3 मेरे पास में आ जाएगा 3 और y1 मेरे पास आ गया -2, y2 आ गया -1। इनका आंसर आना चाहिए 0, क्योंकि ये संरेखी है तो ये आंसर आना चाहिए ना। अब देखिएगा, 7 को अंदर जैसे ही मल्टीप्लाई किया, 7 1 जा 7, 7 को k से किया 7k। जब भी आप ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों चीजों से मल्टीप्लाई होता है, 1 से भी और k से भी। इसी तरह यहां भी करेंगे, जब 5 को करेंगे अंदर मल्टीप्लाई तो k के साथ भी 2 के साथ भी। 5 को k से किया 5k, 5 को 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10। यहां पे देखेंगे ये तो सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आंसर, लेकिन माइनस में ही आएगा क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। उसके बाद देखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों, 2 और 1 मिलकर 3 हो गया। यहां पे 3 और 3 हो जाएगा 9, या आप चाहें तो एक बार लिख लीजिए, जिन बच्चों को ना समझ में आए। इसका आंसर -3 आएगा, वो आ गया 0। देखिएगा 7k 5k से सॉल्व हो जाएगा, माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस कर दिया तो इसकी जगह पर आ गया 2k। लेकिन ये 7 वाला बड़ा है, इसके पास माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। ये प्लस का 7 है, ये प्लस का 10 है, 10 और 7 17 हो गया। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो 17 के बाद में 3 3 9, माइनस का 9 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 17 में जैसे ही 9 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा, तो -2k प्लस का 8 बराबर 0। 8 उधर जाएगा दोस्तों, तो -2k -8 हो गया, k बराबर -8 बटा -2, माइनस माइनस काटा, 2 चौको 8। हमारे पास में k की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 4 आ गई। उम्मीद है पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। संरेखी बोले तो यही लगाना, 23 31 12 ऐसे यूज किया जाता है। दूरी वाला जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको उसमें सिखा दिया था कि आपको पूरे प्रश्नावली 7.1 का जो दूसरा क्वेश्चन आया था शायद, वही आपका संरेखी था। क्लियर? ये क्वेश्चन पूरा खत्म, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। राइट? किसी तरह की प्रॉब्लम हो कमेंट करके तुरंत आप कह सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम तुरंत उसके ऊपर अभी काम कर सकते हैं। आइए देखिएगा, फिर उसके बाद देखिए फिर से यही काम करें दोस्तों। यही काम करने के लिए आपको पता है कि हम लोग क्या करेंगे, 23 31 12 का यूज करेंगे। बस बदला है तो क्या बदला है? बदल गया है हमारे डिजिट्स, और कुछ नहीं बदले हैं। तो इस बार ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है ना, इस लाइन का तो ऐसे भी कोई यूज नहीं था, बस ये बताया था कि एक लाइन में स्थित है, इसका मतलब संरेखी। 8 1 के 4, ये कॉमा में है। उसके बाद 2 और -5, 2, -5। ये x y इस तरह से दिए गए, x1 y1, x2 y2, x3 y3। वैल्यू पुट करें और आंसर लेकर आएं। अगर हमने कहा कि ये बिंदु अगर संरेखी हैं तो k का मान किस प्रकार से आएगा? 0 बराबर आना चाहिए। अगर संरेखी है तो 0 ही आएगा, कंफर्म। तो x1 रखा 8 आ गया, y2 रखेंगे -4, माइनस का y3 रखेंगे +5 आ जाएगा, x2 रखा k आ गया। उसके बाद y3 रखेंगे, y3 -5 आ जाएगा। फिर y1 रखेंगे -1 प्लस x3 रखा 2 आ गया, y1 मन आ जाएगा, -y2 हमारे पास में +4 बन गया। उम्मीद है कि पूरी इक्वेशन समझ में आ गई आपको। आगे देखिएगा,
यहां से प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 में से 4 माइनस हुआ, 1 बचेगा, वो भी पॉजिटिव बनेगा क्योंकि 5 जो है बड़ा है, इसलिए पॉजिटिव आंसर आएगा। तो 8 ही करना 8, यहां पे 1 बचेगा ना, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 ही आएगा। यहां देखिएगा -5 और -1, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 5 और 1 हो गया 6, लेकिन 5 है बड़ा तो इसलिए इसका आंसर आएगा माइनस में, तो माइनस का 6 आया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 को जब के से किया तो 6 और के मतलब 6k आ गया। यहां देखिए 4 और 1 5, और 5 अंदर है 2 बाहर है, 5 दूनी 10, प्लस का 10 आ गया। और समझिएगा ये प्लस का 8 है, ये प्लस का 10 है, प्लस 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 होता है, 10 और 8 18 हो जाएगा, 18 उठा के उधर भेज देंगे तो माइनस का 6 के इधर बच गया, उधर गया प्लस का 18, माइनस में 18 चला गया। 6 को डिवाइड करेंगे दोस्तों, के बराबर -18 डिवाइड बाय 6, ये हो गया 6 3 18, मतलब के की वैल्यू 3 आ गई। ये हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन। उम्मीद है पूरी तरह से आपको ये स्टेप क्लियर हो गया है, इसमें कुछ भी समस्या नहीं आई होगी। देखिए कैलकुलेशन आपके हाथ की बात है, आप जितना ज्यादा मस्त कैलकुलेशन कर पाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अगर कैलकुलेशन में भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं आपको कहां कहां पर दिक्कत आ रही, हम उसके लिए भी अलग से सेशन बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। आइए, लेकिन बस आपको आना चाहिए, ठीक है। ये दूसरे का दूसरा पार्ट था जो कि हमने सॉल्व करके दे दिया है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे के बाद तीसरा क्या कहता है। तो तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है, जरा इसको समझते हैं। शीर्षों 0, -1, 2, 1, 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। इन्होंने ये कहा है कि शीर्षों के मध्य बिंदु से, शीर्षों शीर्ष देख लो कौन कौन से शीर्ष का है, 0, -1 और 2, 1, यहां पर हो गया 2, 1 और उसके बाद में 0, 3 दोस्तों, ठीक है। इतनी बात, तो ये मेरा ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये मेरे शीर्ष दिए गए थे एक त्रिभुज के। बहुत बढ़िया चीज दी गई है। आगे देखिएगा, वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु बोले तो ये देखिए बीचों बीच के बिंदु, मध्य के एकदम बीच में, इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये लीजिए, इनसे बनने वाले त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ इस त्रिभुज के इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी बताना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब इस वाले का क्षेत्रफल जो बड़ा वाला दिया गया था उसके साथ अनुपात बताइए। मतलब कुल मिला के बात इतनी है, पूरा बड़ा वाला भी निकालना है, छोटा वाला भी निकालना है। मैंने कहा कि अगर इनके मध्य बिंदु E, F, G हैं, आप लिखेंगे आराम से, ठीक है। आप लिखेंगे भुजाओं AB, BC, CA के मध्य बिंदु क्रमशः E, F, G हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद में अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाते हुए अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेगा। 23, 31, 12 इस तीनों बिंदु होने चाहिए। ये तीनों बिंदु तभी आएंगे जब हम लोग मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो चूंकि AB का मध्य बिंदु E है और E है दोस्तों, तो आपको क्या करना चाहिए, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देना चाहिए। x और y समझ के लगाइए। यहां पर देखिएगा x और y कैसे आएगा, आप जरा इस बात को समझे। E है ना, तो a ये रहा, b ये रहा, a की वैल्यू है 0, -1, b के पास में है 2, -1, मतलब ये एक तरह से x1 और y1 है, ये एक तरह से x2 और y2 है और AB के बीच में कहीं पर आता है E और इसके बिंदु हमने मान रखे हैं x और y। क्या आपको पता चल रहा है, मैंने शुरुआत में ही लेसन के शुरुआत में ही बता दिया था कि मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है। अगर आपको x निकालना है तो आप लगाएंगे x1 + x2/2। अगर आपको x निकालना है तो x1 + x2/2, y निकालना हो तो y1 + y2/2। मैं एक साथ लगाए दे रहा हूं दोनों, ठीक है। x देखिए x, y लिखा तो x निकालने के लिए x1 + x2/2, y निकालने के लिए y1 + y2/2 और साथ ही साथ सॉल्व भी करते रहिए। x1 कितना आएगा दोस्तों, x1 आ जाएगा यहां पर 0 और उसके बाद x2 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। x2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ 2, y1 हमारे पास -1, ये भी हमारे पास -1 डिवाइड बाय 2। आप देखेंगे 2 और 0 जोड़ के 2 आ जाएगा, ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल होकर कितना आ गया, 1 आ गया। -2 आ जाएगा, -1 और 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी माइनस प्लस करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ऊपर माइनस का 2 नीचे का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके वो निकालूं निर्देशांक तो 1,
1,-1 निकल कर आ रहे हैं। ये बात मुझे इसके मध्य बिंदु से पता चली। सिमिलरली इसी तरह से फिर से करेंगे, इस बार ए ई बी नहीं लेंगे दोस्तों, इस बार बी और सी लेंगे। क्या लेंगे? बी और सी, और इनके बीच में है जी का हमें निकालना है एक्स और वाई। यहां पर ये लाइन हमने बदल दी है, ध्यान दीजिएगा। आप फिर से अगली लाइन लिखेंगे। अगली लाइन क्या लिखेंगे कि बी सी का मध्य बिंदु जी है, और जी है तो जी के एक्स और वाई निकालने जा रहे हैं। इन ये मान बदल गए हैं हमारे सब कुछ। ये ना दूसरी बार करने जा रहे हो। ई वाला हम लोग खत्म कर चुके, आप लिख लोगे उसको। अब जी वाला लिखेंगे। जी वाला करने के लिए ये वैल्यू हमारी बदल गई बी और सी की। क्या आ जाएगी बी और सी की? 2,-1 और 0,3। ठीक है, तो x1 रखो, x1 हो गया 2 प्लस x2 रख दिया 0 डिवाइड बाई 2, y1 रख देंगे -1 प्लस y2 रख देंगे 3 डिवाइड बाई 2। 2 और 2 में 0 जोड़ा 2 हो गया, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। फिर 3 - 1 मतलब 2, और 2 में 2 से डिवाइड किया तो फिर से 1 आ गया। मतलब ये हुआ कि जी के जो निर्देशांक आ रहे हैं 1,1 आ रहे हैं। ये बात मुझे समझ में आ गई। फिर से चलें, सी और ए लगाया जाए। इस बार ए सी और ए सी का मध्य बिंदु कौन है? एफ है। मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा? एफ का एक्स वाई मान लेंगे। इसका मतलब यहां पर भी ये मान बदल गए, ये हो जाएगा सी, ए बीच में एफ आ जाएगा, और साथ ही साथ ये भी रफ हो जाएंगे दोस्तों। यहां पर आ जाएगा 0,3 और ये हो जाएगा 0,-1 रखें सब। एफ की वैल्यू निकालें, एक्स और वाई यहां पे रखिए। फिर से देखिएगा, ये तीसरी बार आप लिखेंगे। ठीक है, तीसरी बार में लिखिएगा। ए सी का मध्य बिंदु एफ है, तो हम लोग एफ कैसे निकालने वाले हैं? मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाया, x1 0 हो गया। देखिए 0 + 0 मतलब 0, और 0/2 करेंगे तो 0 ही आएगा। 3 और -1 मतलब 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये है डायरेक्ट करना, क्वेश्चन को देखते हुए काम करना। यहां x1 ये है और x2 ये है। 0 + 0 कितना हो गया? 0। x1 + x2 हो गया, डिवाइड बाय 2 मतलब 0 से 2 को डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। ये डायरेक्ट आप लगा सकते थे, कोई भी बड़ी साइंस नहीं है दोस्तों। इतनी देर से क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो इतना तो प्रैक्टिस हो ही चुकी है कि आप डायरेक्ट आंसर बता सकें। आइए, मतलब यहां तक मेरा काम खत्म हो गया। अब हमें लगाना है इनके क्षेत्रफल निकालने हैं। देखिएगा, बहुत ही आराम से हम लोग निकाल के दिखाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही बोर्ड पर हो जाएगा, इतने शॉर्ट में करेंगे। देखिए कैसे करना है। आप अगर शॉर्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब लॉन्ग तो आप कर ही पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या करना है। यहां पर आपको चाहिए ई एफ जी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ई एफ जी का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का ई एफ जी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 23 31 12 लगाना है ना। फॉर्मूला लगाऊं कि? चलो लगा देते हैं। अच्छा, पूछने की जरूरत नहीं है। ये हो गया x1 23 लिख लीजिए, y2 - y3 प्लस x2 31 लिख लीजिए, x3 12 लिख लीजिए। उम्मीद है दोस्तों फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा अभी तक। अब बस वैल्यू रखिए। देखिए ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3 ऐसे मान के कर लीजिएगा। ठीक है, आगे पीछे भी होता है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1 1 करना है मतलब x1 की जगह पर आ जाएगा 1, y2 ये रहा, y2 की जगह पर आ गया 1, y3 हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस x2 ये रहा 1, y3 यहां पर आ जाएगा 1 माइनस y1 यहां पर आ गया -1 मतलब +1, x3 मतलब 0 और y1 मेरे पास में आ जाएगा -1 और साथ ही साथ -y2 आ गया -1। देखिए दोस्तों बहुत बेसिक सी चीज है। 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करें या किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 ही आता है। अब देखिए क्या मैंने ये बात क्यों बोली, क्योंकि यहाँ पे कई जगह बहुत जगह पे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। समझिएगा 1/2 ये +1 -1 कैंसिल हो गया, 0 बन गया। 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे 1 से, आंसर 0 ही आना है। ये 1 है, ये अंदर बन जाएगा 1 और 1 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2। ये देखिए 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई किया, 0 अंदर मल्टीप्लाई होगा, अंदर सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आप देखो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आंसर आएगा। मतलब ये मेरे पास 0 देने वाला है। ये हो गया 2, ये कितना हो गया 2 हो गया। और यहां पे जब हो जाएगा तो 1/2 गुणे 2 2 × 2 मतलब 1। त्रिभुज EFG का जो एरिया आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 1। ये मेरे पास में आंसर आ गया। उम्मीद है पूरी तरह से क्लियर हो गया। अगला देखिएगा, त्रिभुज ABC का भी एरिया निकालना था। ABC एरिया ऑफ त्रिभुज ABC मैंने डायरेक्ट लिख दिया छोटे में, ठीक है। ए मतलब एरिया त्रिभुज ABC।
1/2, देखिए फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, इस बार डायरेक्ट आंसर करेंगे। ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3, मतलब x1 y1, x2 y2, x3 y3, क्लियर। उसके बाद देखिए x1 रखना है मतलब 0 रखना है। दोस्तों अंदर कुछ रखो चाहे ना रखो, हमारा आंसर डायरेक्ट पता चला 0 से मल्टीप्लाई होगा, बट आप पेपर में जब करोगे तो खाली ब्रैकेट थोड़ी ना छोड़ के आओगे, तो आपको रखना पड़ेगा। तो मैं रख के दिखा देता हूं फिलहाल, लेकिन हमें इतना अंदाजा लग गया है कि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आंसर आने वाला है। आप रखेंगे y2 मेरे पास आएगा -1, और यहां पर y3 आ जाएगा मेरे पास -3, प्लस x2 मेरे पास आ जाएगा दोस्तों ये वाला 2 आ गया। फिर उसके बाद y3 मेरे पास है 3, और y1 है मेरे पास में -1 और आ जाएगा +1। फिर उसके बाद x3 मेरे पास आ जाएगा 0। फिर से आप कहेंगे सर अंदर ब्रैकेट में कुछ भी रखिए, आंसर वही आना है। y1 मतलब -1 और y2 मतलब -1, तो -1 +1, अंदर भी 0 बाहर भी 0, ठीक है। देखिएगा ये हो गया 1/2, 0 से मल्टीप्लाई किया 0, यहां आ गया 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, और यहां पे तो 0 ही आना था, ठीक है। ये आ गया 1/2 गुणे 8, 2 चौको 8, मतलब मेरे पास में आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। त्रिभुज एबीसी का जो एरिया आ रहा है वो 4 आ रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि हमें अनुपात बताना है दोस्तों, इन्होंने कहा था इनका अनुपात बताइए, इस अंदर वाले क्षेत्रफल का बड़े बाहर वाले क्षेत्रफल से अनुपात बताइए। अनुपात निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल आप ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज EFG रेशियो त्रिभुज ABC का एरिया। यहां पे चाहे तो आप एरिया भी लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है, ये एरिया हो गया। उसके बाद में पहले वाले का एरिया 1 था, दूसरे वाले का 4 था, मतलब 1:4 आएगा इस वाले में एरिया। मतलब कहने का ये हुआ कि ये अगर 1 गुना है तो वो उससे 4 गुना रहेगा, बाहर वाला जो एरिया आएगा वो उससे 4 गुना एरिया रखेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका एरिया 2 आ जाए तो बाहर वाले का एरिया 8 आएगा। ये बात जरा इस रेशियो से समझ में आती है, ठीक है। पहले जो छोटा वाला है वो 1 है, तो बाहर वाला उससे 4 गुना है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई है उसमें। आइए तीसरा क्वेश्चन पे स्टडी करेंगे, तीसरा नहीं चौथा, इस बार हमारा हो गया ना, तीसरा हो गया ना, हाँ बिल्कुल तीसरा हो गया। चौथा देखिए, चौथा क्या बोलता है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है। क्रम में है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्रम मत बदलिएगा, ठीक है, क्योंकि क्रम शब्द जो लगाया है ना ये बहुत काम का होता है। आप त्रिभुज का जब क्षेत्रफल लगाएं तो आगे पीछे भले कर दें चलेगा एक बार, लेकिन जब चतुर्भुज में इसने बोल दिया है कि क्रम में है तो आप क्रम में ही लगाइए, ठीक है, क्रम बदलने मत दीजिएगा। अच्छा, आपको क्षेत्रफल निकालना है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि एक नया टॉपिक आया है। आपने अभी तक पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, बट कभी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं पढ़ा है। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझिएगा। ABCD में 4 को और 2 दिया गया है, -4 -2, ओके दोस्तों। उसके बाद में -3 -5, आगे देखिए 3, -2, 3, -2, और साथ ही साथ 2, 3 दिया गया। स्टूडेंट्स ये बात हमें समझा दी गई है, ठीक है साथियों, इतनी बात ठीक। ये क्रम नहीं बदला है। क्रम का मतलब होता है आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलें, चाहे क्लॉकवाइज चलें, या जो भी आप चलना चाहें, एक डायरेक्शन में चलिएगा। ऐसा नहीं कि A से B से जहां C आ गया, यहां से नहीं, ऐसे चलेंगे या तो ऐसे चलेंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिएगा और क्या बताया गया है। आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा ही नहीं है, त्रिभुज का सीखा है। इसमें कहीं ना कहीं त्रिभुज बना लीजिए। चतुर्भुज का नहीं निकाल पाएंगे, चतुर्भुज जो निकालेंगे त्रिभुज की सहायता से निकालेंगे। चाहे इधर से इधर लाइन डाल दीजिए, चाहे इधर से इधर लाइन डाल दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इधर से इधर एक लाइन डाल दी, जिससे मुझे दिखेगा कि अब 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। अब 2 त्रिभुज दिख रहे हैं तो आप इसको ऐसे लगाइए, ACD, तो ACD मतलब 4, -2, D आ गया हमारे पास में 2, 3, और C आ गया 3, -2 आ गया, ठीक। अच्छा, दूसरा वाला त्रिभुज आपको ऐसे दिख रहा होगा, ABC, जिसमें हमारे पास में आ जाएगा A आ गया 4, 2 माइनस का, B आ गया -3, -5, और ये आ गया 3, -2। अब इसका एरिया और इसका एरिया, मतलब इसका एरिया निकाल लो और इसका एरिया निकाल लो, जोड़ दोगे तो पूरा एरिया निकाल आएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? फिगर देखते ही समझ में आ रहा है ना कि अगर आप नीचे का एरिया निकाल लो, ऊपर का एरिया निकाल लो और दोनों को जोड़ दो तो आंसर आपका बन जाएगा, राइट। अब करेंगे कैसे, ADC में x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया ही हुआ है, तो हम लगाएंगे त्रिभुज ADC का एरिया, और मैं अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा दोस्तों, डायरेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, x1 मेरे पास -4,
23, y2 माइनस y3, y2 है 3, y3 मेरे पास में आ जाएगा माइनस का 2 मतलब प्लस का 2, फिर x2 मतलब आएगा 2, और 23 के बाद 31, y3 माइनस y1, y3 ये रहा, y3 ये रहा, y1 ये रहा, मतलब माइनस का 2 प्लस का 2, क्योंकि ये माइनस का 2 था ना, अंदर जाके प्लस का बन जाएगा। फिर उसके बाद में 12 लगाते हैं, तो x3 रखेंगे, x3 के साथ में कहाँ है x3, ये रहा 3, x3 के साथ में 12, y1 मेरा ये रहा माइनस का 2, y1 के बाद में 12 मतलब y2 ये रहा 3। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। 1/2 माइनस का 4, यहां हो गया 5, तो गुणे में 5, यहां देखिए प्लस माइनस माइनस मतलब कि ये तो 0 चला गया, ये अंदर और अंदर काटा, यहां 0 बचेगा, 0 से बाहर मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, ये आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, माइनस का 5, और माइनस का 5 को 3 से करोगे माइनस का 15 आ गया। ठीक, उसके बाद में और समझिएगा, यहां पर मेरे पास 4 पंचे आ गया 20, 4 पंचे 20 हो गया मतलब माइनस का 20 आ गया, और ये हो गया माइनस का 15। दोस्तों बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, -20 -15 कितना हो गया, माइनस का 35 हो गया। अच्छा, कभी भी क्या एरिया माइनस में हो सकता है क्या? एरिया माइनस में तो हो नहीं सकता, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एरिया या दूरी कोई भी कभी भी माइनस की नहीं हो सकती। दूरी निगेटिव में आने का सिर्फ एक कारण ये हो सकता है दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे जो त्रिभुज ऐसे काटा है उसको ऐसे काटा जा सकता था, ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज काटने पर फर्क आ सकता है, इस वजह से निगेटिव आएगा, बट त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो निगेटिव नहीं हो सकता। कोई भी एरिया लोगे निगेटिव कैसे चला जाएगा, निगेटिव नहीं जाएगा, ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है जिसको आप लोग क्या करोगे, इग्नोर मारोगे, और आपका जो आंसर आएगा 2 से अगर मैं इस 35 को काटूंगा तो आएगा 17.5 वर्ग, या वर्ग कहो या इकाई कहो, ठीक है, क्योंकि यहां पे उन्होंने हमारा सेंटीमीटर मीटर तो बोला नहीं गया है, सेंटीमीटर बोला जाता तो हम लोग यहां पे कह पाते कि हाँ सर हमारे पास में सेंटीमीटर या मीटर में आएगा आंसर, तो यहां पर हमारा क्या आएगा, इकाई आएगा, राइट, इकाई लिख लो या फिर आप लिख लो यूनिट। इतनी बात क्लियर। यहां पे मैंने क्या बोला, माइनस को इग्नोर किया जाएगा, आप जरा ये बात हमेशा के लिए याद रखें। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल है ये हमारा, ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई। ओके, आइए अगला देखेंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 17.5 आ गया, ये बात हमें समझ में आ गई कि यहां पर भाई इसका एरिया 17.5 रहेगा। फिर से अगला करें, अगला करने के लिए क्या करेंगे, इस बार देखिएगा, फिर से उसी तरह से 23, 31, 12 लगाया जाए, और फिर से आप ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन को गलत मत होने दीजिएगा, ठीक है। देखिए, त्रिभुज ABC का एरिया निकालने जा रहे हैं, 1/2 लिखना है x1, तो x1 मेरे पास में हो जाएगा माइनस का 4, ठीक। 23 का मतलब हो गया y2 माइनस y3, तो 23 हमारे पास में आ जाएगा ये वाला y2 माइनस का 5 माइनस का y3 मतलब कि 2, तो प्लस का 2। फिर उसके बाद 23 के बाद में आ जाएगा x2 रखेंगे जो कि हमारा माइनस का 2 दिया हुआ है, माइनस का 3 दिया हुआ है ये, और फिर हमारे पास में आ जाएगा 23 के बाद 31 का मतलब y3 ये हो गया माइनस y1 मेरे पास में आ जाएगा प्लस का 2, तो ये भी हमारा फिर से क्या चला गया 0। उसके बाद में अब हमारे पास में आएगा x3 हमारे पास 3 दिया गया है, मैं नीचे लिख देता हूं, और 23 31 12 का मतलब y1 और माइनस y2 हमारे पास में दिया गया है माइनस का 5 मतलब कि प्लस का ये आ गया। क्लियर इतनी बात। 23 31 12 मतलब कि y1 माइनस y2। हाँ बहुत बढ़िया, सारी वैल्यू मेरे हिसाब से पूरी सही रखी है। अब देखिएगा करना क्या है, ये मेरे पास में आ गया 1/2, यहां पर आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा माइनस का 3 जब माइनस के 4 से करोगे तो आ जाएगा प्लस का 12, 3 चौक 12, यहां तो चला गया 0 में, और यहां पर आ जाएगा 3 और ये हो गया 9 आ जाएगा, क्योंकि 5 और 2 में से 2 गया तो 3 बचा, 3 3 9 हो गया, 12 9 हो गया 21/2, ये बाहर का 2, ये आ गया 10.5 इसका आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का आ गया। उम्मीद है दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आ गई। 10.5 किसका एरिया हो गया, इसका एरिया हो गया 10.5, ठीक है। आपको चाहिए था पूरे चतुर्भुज का एरिया, पूरे चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD का जो एरिया आएगा वो आएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ADC का, हाँ ADC का, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास में कितना 10.5 प्लस 17.5 इज इक्वल टू में टोटल 10 7 17 मतलब 27 हो गया, 27 और एक हो जाएगा 28।
ये मेरे पास आंसर हो गया दोस्तों, 28 मेरा आंसर आ जाएगा, 28 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि पूरी तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी। दोनों त्रिभुज का एरिया हमने जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया 28। क्लियर इतनी बात? चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो हम लोगों को बोला जाएगा वही हम लोग करके दिखाएंगे, ठीक है। आइए, आप लोगों के पास बुक है ना, आप लोग तब तक रीड कर लीजिए और बताइए क्या आप कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन को। अगर हो पा रहा है तब तो आपको टीचर की जरूरत नहीं है, आप खुद से एक बार लगाइए, वीडियो पॉज करिए, देखिए आप लगा पा रहे हैं। क्योंकि चीजें वैसी तरह हैं जैसी हमने समझाई हैं, कुछ भी बदलेगा नहीं। जब हम कहेंगे कि आप ऐसे ऐसे लगाइए, आप कहेंगे हाँ सर ये तो आपने वही बताया जो आप पुरानी बात बताए थे, ठीक। आइए, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने 9 में, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित कर देती है। मतलब ऐसे त्रिभुजों में बांट देती है जिनके क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम की सत्यापन कीजिए। इस परिणाम जो आपको बोला गया है ना कि अगर किसी की माध्यिका डालेंगे तो वो दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देगा, तो उसके लिए क्या करो, सत्यापन करो। सोचो कि आपके पास में एक त्रिभुज था, आपने डाल दी एक माध्यिका। माध्यिका जो होती है सामने वाले त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देती है। इसका मतलब ये होता है कि ये मध्य बिंदु पर आकर गिरती है, और इसके लिए आपको ये दिखाना है कि ये वाली और ये वाले जो त्रिभुज बटे हैं इनका क्षेत्रफल बराबर आएगा। ऐसा आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। तो आप करेंगे क्या, ए बी सी डी, डी आपकी मध्य बिंदु है, तो जिससे आपको दिखाना क्या है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर आना चाहिए। सबसे पहली बात 4, -6 ये दिया गया है, बी हमें दे दिया गया है 3, -2, और साथ ही साथ ये दे दिया गया है 5, 2। देखिए दोस्तों बहुत आसान सी चीज है, ए बी डी लगाना है, क्षेत्रफल इसका निकल आएगा, ए सी डी लगाना है, क्षेत्रफल निकल आएगा। तो डी कितना है ये बताएं। डी जो है इनका मध्य बिंदु, आप लिखेंगे डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइए, x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 ये रहा 3, ये रहा x2, 5 और 3 8, 8 का आधा करेंगे 4, -2 और यह आ जाएगा +2, मतलब कट हो गया, 0 हो गया, तो 0 से 2 को डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, 4 और 0 इसका आंसर हो गया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ADC का जब क्षेत्रफल लगाने गए तो 1/2 डायरेक्ट लगाऊंगा, देखिएगा, हाँ ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 इधर से चल रहे हैं, ठीक। उधर से भी चल सकते हैं नो प्रॉब्लम, इधर से भी चले सकते हैं नो प्रॉब्लम। देखिएगा x1 रखेंगे 23 का मतलब y2 मतलब 0 में से y3 माइनस कर दिया, मतलब कि +2 आ गया, प्लस ये आ जाएगा 4 जो कि x2 हो गया, 31 का मतलब y3 मतलब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा 6, तो -2 +6 ये हो गया 31। उसके बाद में 12 रखेंगे, 12 का मतलब क्या होता है, पहले तो आप रख लो x3 हमारे पास 3 आ जाएगा, y1 मेरे पास हो गया -6 और माइनस का y2 कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया, ठीक है 0, 12 हो गया। उसके बाद देखिएगा 1/2, 4 दूनी 8, 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 ही आना है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये वाला तो सॉल्व हो गया। यहां पर आएगा +4 बाहर के 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 16, 4 चौक 16। यहां पर आ जाएगा -6 3 से करोगे -18, ठीक है, ये हो गया 1/2, 16 और 8 कितना होता है 24 में 18 माइनस होगा तो बचेगा 6, यहां पर आ जाएगा 2 3 6, मतलब आपका 3 आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई। या यूं कर लीजिए, 16 में से 18 माइनस किया, -2, जब 8 में 2 हटाओगे तो 6 बचेगा, तो 6 बचेगा, 3 आ गया, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ADC का जो एरिया आएगा वो 3 आएगा, इसका जो एरिया आया है वो 3 आया है। अब इसका एरिया भी 3 आना चाहिए, क्योंकि माध्यिका दो बराबर त्रिभुजों में बांटती है, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, ये हमें साबित करना है। आइए ADC लगाइएगा, ये क्या था, ADB था दोस्तों, ये तो ADB था, राइट। इस बार लगाएंगे त्रिभुज ADB का एरिया, देखिएगा क्या बताने वाले हैं, 1/2 x1 कहां पर है, ये देखो x1 x2 x3, ठीक है, तो x1 4, उसके बाद में 23 का मतलब होता है y2 - y3 हमारे पास में आ जाएगा, ये y3 आ जाएगा, ये फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 23 के बाद 31 का मतलब 3 और -6, 2 और -6, 12 पहले तो x3 रखेंगे, 12 का मतलब y1 हमारे पास में है -6 -12 हो जाएगा 0। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर, ठीक। देखिएगा 1/2 4 और ये देखो -2 आएगा, तो 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा।
फिर उसके बाद 6 और 2 8, 8 और 4 32, 8 चौक 32 प्लस का, उसके बाद माइनस का 6 दिया हुआ है, माइनस का 6 और साथ ही साथ यहां पर हो जाएगा माइनस का 30। ओके, फिर उसके बाद देखिएगा 1/2, यहां पर हो गया हमारे पास में 30 और ये 8 38, 38 में से जब 32 गया तो माइनस का 6 बचा दोस्तों। और मैंने कहा था त्रिभुज जो है माइनस में नहीं आता है, तो 1/2 जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आप 6 को जो है पॉजिटिव लेंगे, 2 3 6 आ जाएगा। देखिए 3 आ गया, त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल भी हमारा कितना आ रहा है सॉल्व होके, 3 आ रहा है, दोनों क्षेत्रफल बराबर आ गया, सत्यापन प्रूफ हो गया। उम्मीद है कि जिसके शीर्ष हमारे पास में ये दिए हुए थे आपका सत्यापन प्रूफ हो गया। ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई है। क्या बात समझ में आई बताइए? पूरी तरह से क्लियर हो गया ना? कुछ भी ऐसा जो ना समझ में आया हो आप हमें कमेंट करिए, तुरंत बता सकते हैं कि सर अभी भी थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही है। प्रैक्टिस सेट 7.4 में ऐच्छिक दिया हुआ है, ऐच्छिक में स्टार लगा हुआ है, स्टार पेज के लास्ट में लिखा हुआ है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। जब परीक्षा की दृष्टि से नहीं है तो माथापच्ची मत करिए उसके ऊपर, पेपर के ऊपर फोकस करिए, पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है, पेपर के लिए हम सीख रहे हैं। ठीक है, हमको पेपर में नंबर चाहिए, तो आप जरा उस चीजों पर ध्यान दें जो आपके लिए पेपर में आने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आपको कराए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, सीखें, और अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, सर अभी भी कुछ बहुत कमी लग रही है क्वेश्चंस में, उसको और डीपली बताइए, तो हम इसके जो बीच बीच में स्टेप छोड़ते हैं ना उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे, भले समय थोड़ा सा ज्यादा जाए। राइट फ्रेंड्स, तो ये सब आप ही के लिए लगाया जा रहा है, अगर आप ही को नहीं समझ में आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए अपने कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा है, आप हमारे साथ पढ़ के कैसा महसूस कर रहे हैं, ये हमें जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और इंप्रूवमेंट करके और अच्छे से अच्छा मटेरियल दे सकें। ओके, अगर आपको अभी भी ये चीज क्लियर हो गई है कि हाँ हमने कुछ सीखा है, कुछ यहाँ पे समझा है, कुछ पाया है यहाँ पर, तो आप सेशन को जल्दी से शेयर कर दें, क्योंकि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, दूसरों को भी फ्री में देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने स्टूडेंट्स के पास तक पहुँचाएं, दोस्तों के पास तक पहुँचाएं, और साथ ही साथ अगर पसंद आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और जितने भी बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं, आगे का सिलेबस मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ए स्क्वायर अकेडमी आपके साथ लगातार इसी तरह से काम करता रहेगा, आपके लिए नए नए सॉल्यूशंस लाता रहेगा, आपके सिलेबस को पूरा सॉल्व करवाएगा। ओके, और साथ ही साथ अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर हमें सजेशन दे सकते हैं, या यहीं पर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, कमेंट करने का एक बढ़िया ऑप्शन होता है, आप उसका यूज करके हमें बता सकते हैं कि आपको किस चीज की नीड है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहां पर? सभी के सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं, आपको वहां पे जाना है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और बाकी आप जहां भी आप सोशल मीडिया पर है आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हो। ठीक है, हम सभी जगह अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप टीचमेंट पर पढ़ना चाहते हैं तो टीचमेंट की भी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहां से हमारे साथ कांटेक्ट करके टीचमेंट पर भी आप हमें लाइव देख सकते हैं, वहां पर भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते सभी लोग अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमारा कोरोना जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, अभी नए नए वायरस फिर से आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो आप सभी लोग अपने घरों में मस्त रहें, तो स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। सभी लोग अपना ख्याल रखें। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।